नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान में क्या कुछ हलचल चल रही है उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि आज विस्फोट में कौन कौन सी खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो बात आज हम सबसे पहले करेंगे अमेरिका और इजराइल के सीक्रेट प्लान की, जिसका मुकाबला करना ईरान के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही ईरान इसके लिए किसी भी दूसरे देश को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता है। अब माना यह जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो यकीनन अमेरिका के हमलों की दशा में ईरान पलटवार से पहले ही जंग हार सकता है। इसके बाद दूसरी खबर भी ईरान की रणनीति से जुड़ी हुई, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। खास प्लान क्या है वो आपको बताएंगे। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान ने क्योंकि पुख्ता रणनीति तैयार कर ली है। अरब वर्ल्ड में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस तो इजराइल पर तो ईरान का हमला होगा ही होगा। इसके साथ ही सऊदी अरब, कतर जैसे देश भी ईरानी मिसाइल के शिकार बन सकते हैं। उनके अहम और रणनीतिक ठिकानों पर हमला हो सकता है। इसके अलावा यूरोप में भी अमेरिकी संपत्ति पर हमला करने के लिए ईरान ने खास तैयारी करी है। आज हम आपको ईरान के उस खास तैयारी, खास प्लान के बारे में समझाएंगे। बात रूस और यूक्रेन की भी करेंगे। प्रतिबंध कौन से हैं वो जो यूक्रेन पर लगाए गए थे लेकिन बेअसर साबित हुए हैं। यूक्रेन पर हमलों के लिए 4 साल पूरे हो चुके हैं। अमेरिका से लेकर के यूरोप तक कई देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए, उसके कारोबार को, उसकी आर्थिक रीढ़ को चोट पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन पुतिन की आक्रामकता बढ़ती ही जा रही है और अब तो खबर यह भी है कि कोई भी प्रतिबंध रूस का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाया है, क्योंकि रूस का कारोबार बढ़ता जा रहा है। इस खबर पर भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले आपको बताते हैं, रूस ईरान के बीच में एक बड़ा रक्षा सौदा हो रहा है। $589 मिलियन का यह रक्षा सौदा हो रहा है और ईरान को इससे 2500 मिसाइलें रूस की तरफ से दी जाएंगी। ईरान को बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए जाएंगे जो कि रूस उपलब्ध करवाने वाला है। तो खबर यह है कि $500 मिलियन से ज्यादा की जो रक्षा सामग्री है वो रूस से ईरान परचेस करने वाला है, खरीदने वाला है। और इसके लिए बाकायदा बताया यह गया है कि ईरान को 2500 मिसाइलें मिलेंगी। इसके साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है कि किस तरीके से एक एक करके वो रक्षा सौदों में भी आगे बढ़ते जा रहा है ईरान। और रक्षा सौदे करते हुए उसने अब रूस के साथ 589 मिलियन की डील साइन कर ली है। इसमें वो उससे ड्रोन भी खरीदेगा, मिसाइल भी खरीदेगा, एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदेगा। तो ये पूरी तैयारी की जा रही है ताकि अमेरिका को धूल चटाई जा सके। अमेरिका को धूल चटाने के लिए $589 मिलियन का रक्षा सौदा कर लिया गया है ईरान की तरफ से। ईरान हालांकि पहले से ही मदद पा रहा है। रूस की तरफ से Mi-28 भेजे गए थे। ईरान के एयर स्पेस में उसे उड़ान भरते हुए देखा गया था। अब ऐसे में बताया यह जा रहा है कि 589 मिलियन की डील भी साइन कर ली है दोनों ने मिलकर। और ईरान को इससे सीधे सीधे 2500 मिसाइलें मिलेंगी रूस की तरफ से। रूस की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलेंगे, क्योंकि वो समझते हैं, वो जानते हैं कि रूस एक लंबे वक्त से यूक्रेन के साथ जब युद्ध में है तो वो अपने आप को कैसे बचा रहा है, कौन सी वो मिसाइलें हैं जिसका इस्तेमाल करके वो यूक्रेन को तबाह कर रहा है। इसीलिए उन्हें ये मिसाइलें चाहिए, इसीलिए उन्हें ये एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। वही अमेरिका की क्या तैयारी है वो आपको बताते हैं। अमेरिका बहुत बड़े युद्ध की तैयारी करके बैठा हुआ है और इसीलिए उसने मिडिल ईस्ट में बताया है कि 200 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। 200 फाइटर जेट्स की तैनाती उसकी तरफ से की गई है। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहले से तैयार हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 70 फाइटर जेट्स आते हैं और इसके साथ ही यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की अगर मैं बात करूं तो उस पर 90 फाइटर जेट्स आते हैं। अब ये जो तैनाती है वो अमेरिका की तरफ से की गई और अमेरिका बार बार अपने ये जंगी बेड़े को भेजते जा रहा है, फाइटर जेट्स को भेजते ही जा रहा है। और ये फाइटर जेट्स 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि अब 200 फाइटर जेट्स पहुंचा दिए गए हैं। युद्धपोत के साथ अलग से भेजे गए हैं 107। अब ये अगर तैयारी इसी तरीके से है, F-35 हो, F-18 हो, F-15 हो, तो आप ये समझ जाइए कि एक बड़ा मोर्चा सोच करके अमेरिका निकला हुआ है ईरान पर हमला करने के लिए। स्पेशलिस्ट साफ तौर पर ये कह रहे हैं, विशेषज्ञ साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 2003 के बाद ये सबसे बड़ी घेराबंदी होगी। सबसे बड़ा हथियारों का जखीरा लेकर के अमेरिका मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ा है। तो ये 2 खबरें हैं कि एक तरफ अगर अमेरिका तैयार है, उसने अपने 200 फाइटर जेट्स भेजे हुए हैं, अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हुए हैं, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ईरान की तरफ से नहीं किया जा रहा है। ईरान भी तैयारी कर रहा है। वो समय रहते मिसाइल खरीद रहा है, समय रहते एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, ताकि उसके ऊपर जब हमला हो तो वो उसे तुरंत से वहीं पर दूसरे दुश्मन की तरफ मोड़ दे। अब इजराइल हो या फिर अमेरिका हो, दोनों से ही ईरान को अपना बचाव करना है। इसलिए बहुत जरूरी है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में
जो जखीरा है वो रहे, और यही वो इसकी तैयारी है जो वो करते हुए नजर आ रहा है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और जरा समझिए कि ईरान भारी पड़ जाएगा क्या अपनी इस तैयारी के साथ अमेरिका के ऊपर। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं, साथ ही जंग की तैयारी भी कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अब तक सबसे बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है। दो एयरक्राफ्ट कैरियर, 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट विमान और बॉम्बर्स अलर्ट है। कमांडो भी तैयार है। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपनी आधी हवाई ताकत ईरान के खिलाफ तैनात कर दी है। अमेरिका ने खामनेई के खिलाफ ईरान में हुए प्रदर्शनों को समर्थन दिया। उन्होंने ईरान सरकार से प्रदर्शनकारियों पर एक्शन नहीं लेने को कहा। इस बीच खबर है कि ईरान में हजारों लोगों को एक अनजान नंबर से फोन आया। फारसी में अलर्ट आया जिसमें लिखा गया था कि यूएस प्रेसिडेंट एक्शन लेने वाले आदमी हैं, इंतजार करो और देखो। माहौल देखकर ऐसा यकीन हो रहा है कि अमेरिका जरूर हमला करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अमेरिकी एम्बेसी ने अपने कई स्टाफ मेंबर्स को निकाल दिया। इसके अलावा स्वीडन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने ईरान में मौजूद अपने लोगों को सतर्क रहने को कहा है, साथ ही ईरान छोड़ने की सलाह दी है। और वहीं ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारी जो चल रही है ईरान पर, उसके अनुसार कभी भी हमला हो सकता है। इजराइल पहुंचा हुआ है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। इजरायली मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है कि जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड का जो इंतजार था, अब वो खत्म हो चुका है। इजरायली मीडिया कह रही है कि वो वहां पर पहुंच चुका है और ईरान पर अब कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि सिर्फ इंतजार इस बात का हो रहा था कि जैसे ही यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड आएगा हम आगे बढ़ जाएंगे। और अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम तो वैसे भी दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। ये कहा जा रहा है कभी 72 घंटे का वक्त दिया जाता है, कभी वो कहते हैं कि 10 दिन का समय दिया जाता है। तो यूएस जेराल्ड आर फोर्ड पहुंच चुका है और ये अरब सागर में पहुंचने का मतलब है कि जो अब्राहम लिंकन पैलेस से खड़ा हुआ है यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसके साथ ये मजबूती से जब जाकर के खड़ा होगा तो आप ईरान को डर जाना चाहिए। इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि इंतजार कर रहे थे तो आ गया है ये, और इसीलिए देखिए कि अब फोन पर अलर्ट भेजे जा रहे हैं कि इंतजार करते रहिए, ट्रंप कभी भी हमला कर सकते हैं। फारसी में ही, उनकी भाषा में ये मैसेज भेज करके उन्हें बता दिया गया है कि अब कौन सा वक्त है। ईरान बहुत अच्छे से जानता है कि अमेरिका पूरी तैयारी के साथ उतर चुका है तो हमला तो करेगा, लेकिन इन सब के बीच में जो जिनेवा में बातचीत होने वाली है तीसरे दौर की, उसका क्या उस बातचीत तक ये रुकेंगे या फिर हमला कर देंगे, ये बड़ी बात है। अब रुकेंगे या हमला करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। अब जरा तैयारियों पर एक बार फिर से नजर डालिए और समझिए कि इसके मायने क्या हैं अगर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वहां पर पहुंच गया है तो। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ खतरनाक प्लान तैयार किया है, जिसके तहत पहले वो लिमिटेड स्ट्राइक या सीमित हमले किए जा सकते हैं। ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक के जरिए दबाव बनाया जा सकता है ताकि वो समझौते के लिए राजी हो जाएं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फुल स्केल वॉर शुरू की जा सकती है।
हालांकि खबर है कि अमेरिका और इजराइल के जासूस ईरान में एक्टिव है। ये प्रदर्शनकारियों के संपर्क में, साथ ही ईरान के विद्रोही गुटों को भी हथियार और साजो सामान मुहैया करा रहे हैं। खबरों के मुताबिक ईरान के परत में शक्तिशाली विस्फोट हुआ। परत में कई जगह धमाकों की खबर है। यहाँ राजमार्ग पर भी ब्लास्ट हुए। इसके अलावा इमाम अली अड्डे पर भी विस्फोट हुए। माना जा रहा है कि ये धमाके कोई साधारण ब्लास्ट नहीं, बल्कि जंग की शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जिस पर ईरान कोई पलटवार नहीं कर सकता। तो अमेरिका की तरफ से कितना भी दबाव बनाया जा रहा हो, लेकिन ईरान भी साफ कह रहा है कि वो परमाणु संवर्धन नहीं रोकेगा और समझौता पर भी अपनी वो मोहर तभी लगाएगा जब उसे लगेगा कि वो उसके अनुसार है। ये दिया गया लिफाफा स्वीकार करके उसके समझौते पर, उसकी शर्तों पर, यानी अमेरिका की शर्तों पर ईरान नहीं मानने वाला है। ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करना चाहता है। खामेनेई जानते हैं कि अमेरिका हमला जरूर करेगा और इसलिए ईरान ने पलटवार की पुख्ता तैयारियां कर ली हैं। ईरान ने हैदर 110 पोर्ट का प्रदर्शन किया। इसके जरिए ईरान ने ताकत दिखाने की कोशिश की। इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा ईरान ने अपनी मिसाइलों की पुख्ता तैनाती कर ली है। ईरान ने इराक सीमा पर मिसाइल लॉन्चर्स तैनात किए हैं। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलें भी तैनात की हैं। ईरान ने फारस की खाड़ी में भी बड़ी संख्या में हथियारों की तैनाती की है। यहां ईरान एंटीशिप मिसाइलें भी तैनात की हैं। ये अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाने के लिए तैयार है। ईरान को कुर्दिस्तान की ओर से बड़ा खतरा है। दरअसल आशंका है कि जाक्रोस पर्वत पर मौजूद दर्रों और दुर्गम रास्तों से अमेरिकी जवान ईरान में घुसपैठ कर सकते हैं और कुर्दिश लड़ाके इनकी मदद कर सकते हैं। लिहाजा ईरान ने इस इलाके में जवानों और आर्टिलरी फोर्स की तैनाती की है। अब आइए आपको बताते हैं ईरान के उन खतरनाक हथियारों के बारे में जो यकीनन किसी भी दुश्मन के लिए मुश्किलों की वजह बन सकते हैं। अब सबसे पहले आपको बताते हैं एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें। ये ब्रह्मास्त्र नंबर 1 आप इससे कह सकते हैं। इसमें आती है खलीज फार्स, जिसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है और इसके अलावा भी उसके पास बहुत सारी तैयारियां हैं और इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइलों के भरोसे तो वो बैठा हुआ है। अब खलीज फार्स में बताया गया इसका जो आधार है वो फतेह 110 का है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी इसे बताया जा रहा है, तो ये उसकी तैयारी है। इसके अलावा गाइडेंस टर्मिनल फेज में रडार, इंफ्रारेड, सीकर, ये सब कुछ समझ जाएगा अगर इससे निशाना साधा जाए कहां पर जाकर के किस तरीके से उसे एम करना है। बस इससे टारगेट सेट करने की जरूरत होती है। भूमिका इसकी होगी मूविंग वॉरशिप्स पर सटीक हमला करने की। वॉरशिप पर यह हमला करेगा, उसके लिए यह खलीज फार्स, उसके पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। स्थिति ऑपरेशनल है, ये उनके पास पूरी तरीके से चालू अवस्था में है कि जब भी इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो कर सकते हैं। ये खलीज फार्स के बारे में था। इसके अलावा भी हॉर्मुज एक उनके जखीरे में है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। अब इसकी खासियत क्या है वो जरा आपको बता देते हैं। विशेषता है कि दुश्मन के रडार को ट्रैक करता है, कहीं पर भी हो, कोई भी रडार वाला
सिस्टम वो लेकर के आए वो उसे पूरे तरीके से कैच कर लेगा। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। हॉर्मुज 2 है ये। हॉर्मुज 2 में हॉर्मुज 1 की तरह ही रेंज रखी गई है और विशेषता इसकी ये है कि एक्टिव रडार होमिंग खास तौर पर नौसैनिक लक्ष्यों के लिए इसे बनाया गया है, इसके लिए इसे तैयार किया गया है। तो ये हॉर्मुज 2 था। इसके बाद आती है फतह मिसाइल, ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है, ब्रह्मास्त्र नंबर 2 है उसके पास ये। इसके बारे में बताया गया 2003 में ये सामने आई। फतह मिसाइल का इस्तेमाल हालांकि अभी किया गया था जून 2025 में। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसे बनाया है। इसके बारे में इसकी जानकारी मिली थी IRGC की तरफ से। प्रदर्शन में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौजूदगी में इसका प्रदर्शन देखा गया था। अब इसके बाद रफ्तार मैक 13 से 15 यानी आवाज से भी ये 13 से 15 गुना तेज चलता है। अगर इतनी रफ्तार है इसकी तो फतह कुछ भी कर सकता है। इसके बाद इसकी रेंज की अगर बात करें तो 1400 किलोमीटर की रेंज है इसकी। ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं इसके पास। इसके बाद आती है इसकी खासियत। तो इसकी खासियत क्या है? उड़ान के दौरान दिशा बदलने की इसकी क्षमता है। अगर आपने किसी दिशा में मोड़ दिया और आपको लग रहा है कि उत्तर नहीं पूर्व भेजना है तो यह भी किया जा सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने का दावा इसी की तरफ से किया जाता है। इजराइल के जितने एयर डिफेंस सिस्टम थे वो फतह से ही पूरी तरीके से भेद दिए गए थे। उन्हें नुकसान इसी मिसाइल की वजह से पहुंचाया गया था। टर्मिनल फेज में भी मैन्यूवरिंग है ये। तो ये इसकी पूरी खासियत है ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल फतह की। और इसके अलावा और कौन सी मिसाइल है वो जरा जान लीजिए। आत्मघाती ड्रोन और स्वाम टेक्निक से ये भरा पड़ा है। ये ब्रह्मास्त्र नंबर 3 है, यानी 3 तरीके से तैयारी की गई है। शिप के लिए भी की गई है। उड़ान जो करके आएंगे यानी कोई भी अगर एयरक्राफ्ट है या फिर जेट है तो उसे किस तरीके से निशाना बनाना है उसके लिए तैयारी की गई है। आत्मघाती ड्रोन हमेशा हम ये बताते हैं कि ये लो कॉस्ट है, हाई इंपैक्ट इसका होता है। रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसीलिए इसका हो रहा है। बनाने में लागत कम और इफेक्ट उससे भी ज्यादा। रडार से बचने में ये पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। एक साथ आप बहुत सारे ये ड्रोन भेज करके पूरी की पूरी शिप को बर्बाद कर सकते हैं। तेल टैंकर, रडार, जहाज इसके निशाने पर होते हैं। ये इसकी तैयारी आत्मघाती ड्रोन की। दर्जनों ड्रोन एक साथ हमला करने में पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। स्वार्म तकनीक इसे कहते हैं। AI ऑटो को कोऑर्डिनेशन कमाल का इसमें देखने को मिलता है। तो आत्मघाती ड्रोन से लेकर के स्वार्म तकनीक तक डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करने की क्षमता इसके पास है। ब्रह्मास्त्र 1, ब्रह्मास्त्र 2, ब्रह्मास्त्र 3 ये उसकी पूरी तैयारियां हैं। अब ब्रह्मास्त्र नंबर 4 में क्या है? सबसे पहले स्वार्म बोट अटैक, इसका नाम नेवल माइन। ईरान के पास हजारों समुद्री माइंस है और उसने अरब सागर में ये समुद्री माइंस बिछाई भी हैं। यही खबर हमने आपको विस्फोट में दिखाई भी थी कि किस तरीके से उसने विस्फोटक का जखीरा समुद्र के अंदर ला करके छोड़ दिया है। नेवल माइंस के बारे में बताया जाता है कि ऑटोमेटिक है, डायरेक्ट एक्टिवेशन माइंस है ये। कभी भी इसे आप ऑटोमेटिक तरीके से कहीं से भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, कहीं से भी विस्फोट करवा सकते हैं। समुद्र में छुपा करके रखे जाने वाली ये माइंस होते हैं। इसका पूरा का पूरा जाल उसने बिछाया हुआ है कि अगर ये युद्धपोत अमेरिका के भेजे गए आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से वो हमला करते हुए नजर आएगा। सतही और पानी के अंदर दुश्मन जहाजों को डुबोने की क्षमता इसकी होती है। ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। रणनीतिक जलमार्ग और स्ट्रेट्स में इसकी तैनाती की गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर के अन्य जो अरब सागर में जहां पर जाकर के अमेरिका के युद्धपोत तैनात है उससे बहुत पहले ईरान की सीमा तक अगर वो आने की कोशिश करते हैं तो वहां पर इन माइंस को बिछा दिया गया है। ईरान की डिफेंस डिटेरेंस स्ट्रेटजी का ये अहम हिस्सा भी बताया गया है। तो ये ब्रह्मास्त्र नंबर 5 जिसमें साइबर अटैक में क्या हिजबुल्लाह, हूती, इराकी मिलिशिया, ये हिजबुल्लाह और हूती पहले ही इजराइल के नाक में दम करे हुए हैं और अब ऐसे में ये इनके साथ भी उतर सकते हैं। इन्हीं के प्रॉक्सी है ये। ईरान सीधी लड़ाई नहीं लड़ता है, चारों तरफ से घेराबंदी करता है। साइबर अटैक के माध्यम से वो यही करेगा। ये उसका ब्रह्मास्त्र होगा प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से। तो ये तैयारियां की जा रही हैं उसकी तरफ से। ऐसा नहीं कि ईरान को अगर कमतर समझा जा रहा है तो वो कमतर है। अमेरिका की तैयारी बड़े स्केल पर है तो ईरान की तैयारी भी उसी स्केल पर नजर आती है। अब घुटनों पर ईरान अमेरिका को लाएगा या अमेरिका ईरान को लाएगा ये वक्त बताएगा। अमेरिका चाहे जितना दबाव बना ले लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। खामेनेई साफ कह चुके हैं कि समझौता ईरान की शर्तों पर ही होगा। ईरान यूरेनियम संवर्धन पर बातचीत के लिए तो तैयार है लेकिन उसे रोकने पर राजी नहीं है।
खामनेई साफ कर चुके कि यूरेनियम संवर्धन के अलावा किसी और मुद्दे पर बात भी नहीं होगी। राष्ट्रपति ट्रंप के खास स्टीव विटकॉफ का दावा है कि ईरान के पास करीब 60% संवर्धित यूरेनियम है, जो करीब एक हफ्ते में परमाणु बम बनाने लायक 90% के स्तर तक पहुंच सकता है। मतलब साफ है कि ईरान के पास करीब एक हफ्ते में हथियार बनाने लायक 90% संवर्धित यूरेनियम हो सकता है, जिससे वो परमाणु हथियार बना सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका की यह चेतावनी संकेत है कि एक हफ्ते से पहले ही ईरान पर हमला हो सकता है। हालांकि ईरान साफ कर चुका है कि यूरेनियम संवर्धन उसका हक है और वो उसे बंद नहीं करेगा। और खबर यह है कि ईरान से बढ़ते तनाव के बीच यूएस का बड़ा फैसला देखने को मिला है, जहां अमेरिकी एम्बेसी में कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है। लेबनान में कर्मचारियों के एहतियातन बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। ईरान से जो तनाव बढ़ रहा है उसके बीच में अमेरिकी एम्बेसी में अब संख्या कर्मचारियों की कम की है। लेबनान में भी कर्मचारियों का एहतियातन निकाल दिया गया है, वहां से बाहर लेकर किया गया वो अमेरिका की तरफ। और अमेरिका तो पहले ही ये कह चुका है कि अमेरिकी नागरिक जो रह रहे हैं ईरान में, उन्हें जल्द से जल्द ईरान को छोड़ देना चाहिए। इस सब में यह बताया जा रहा है कि जो तनाव बढ़ रहा है उसमें अमेरिकी एम्बेसी में कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई है ईरान में ही। और इसके अलावा लेबनान में भी कर्मचारियों का एहतियातन बाहर निकाल दिया गया है वहां से, कि अगर कल के दिन स्थिति विपरीत बनती है तो अमेरिकी पूरी तरीके से सुरक्षित रहने चाहिए। अमेरिका के लोगों को पहले ही एहतियात दे दी गई थी, उनसे कहा गया था कि जल्द से जल्द वो ईरान छोड़ दें। और ईरान छोड़ने की एडवाइजरी कई देशों की तरफ से अमेरिका ने भी जारी कर दी है। तो अमेरिका के अलावा ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी तरफ से जारी की गई है कि ईरान से जल्द निकल जाए। भारत की तरफ से भी ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जो भारतीय ईरान में रहते हैं वो जल्द से जल्द वापस आए। तो अभी कभी भी वहां पर हालात बिगड़ सकते हैं, यानी कि इसीलिए ये एडवाइजरी पर एडवाइजरी आ रही है। अब एक और खबर है, खबर यह है कि ईरान पर किसी भी वक्त हमले की आशंका है। अमेरिका ने ईरान के पास बेस खाली करवा दिए, बेस को शिफ्ट करवाया गया है। सैन्य साजो सामान, चीन की सैटेलाइट तस्वीरों से इसके बारे में जानकारी मिली है। अमेरिका ने ईरान के पास अपने बेस को खाली करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही सैन्य साजो सामान के साथ वो शिफ्टिंग करते हुए भी नजर आ रहा है। चीन की जो सैटेलाइट तस्वीरें आई थी उसमें ये जानकारी मिली। अब ये दो खबरें हैं कि किस तरीके से एक तो अमेरिका अपने कर्मचारियों की संख्या को कम कर रहा है और दूसरी तरफ वो अपने सैन्य साजो सामान को शिफ्ट कर रहा है। यानी उसकी जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है, उसकी तैयारी पहले से पूरी थी। वो ये शिफ्टिंग करके सीधे तौर पर थोड़ा प्रेशर पॉलिटिक्स करने की भी कोशिश कर रहा है ईरान के ऊपर। लेकिन अगर वो अपने कर्मचारियों को बाहर निकाल रहा है तो संदेश साफ है, क्योंकि अमेरिका अपने किसी भी कर्मचारी, किसी भी अमेरिकी नागरिक को बेवजह हाथाहाथ नहीं होने देगा। इसीलिए अगर वो निकाल रहा है अपने कर्मचारियों को, अपने नागरिकों को वहां से बाहर, यानी अब वो युद्ध के मूड में आ चुका है। 26 तारीख को वार्ता होगी या नहीं होगी, ये तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जिस तरीके से अमेरिका की बार बार ये तैयारियां देखने को मिलती है कि बातचीत अधर में रह जाएगी और दूसरी तरफ जानकारी मिलेगी कि हमला हो गया है। रिपोर्ट देखिए। ईरान जानता है कि वो सीधे जंग में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा उसने प्रॉक्सी के जरिए अमेरिका और इजराइल को जख्म देने की तैयारी की है। अरब वर्ल्ड में मौजूद हिजबुल्लाह, हूती और कताइब जैसे लड़ाके ईरान के प्रॉक्सी संगठन हैं। हालांकि खबर है कि ईरान के प्रॉक्सी संगठन यूरोप में भी मौजूद है।
बताया जा रहा है कि यूरोपीय गैंग्स और आईआरजीसी के बीच संपर्क बढ़ा है, जो साइबर वॉरफेयर के जरिए अमेरिकी संपत्तियों पर हमला किया जा सकता है। इनके निशाने पर अमेरिकी दूतावास, कॉन्सुलेट और अमेरिकी अधिकारी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि यूरोप में मौजूद गैंग्स तस्करी और हत्याएं करते रहते हैं। जर्मनी और स्वीडन में मौजूद गैंग्स हत्या और तस्करी जैसे अपराधों में शामिल होते हैं। ये आईआरजीसी के संपर्क में है। इन तक हथियारों की सप्लाई की जा रही है। इनके अलावा नीदरलैंड्स और बेल्जियम में मौजूद गिरोह के जरिए हथियारों और जासूसों की यूरोपीय देशों में अवैध रूप से घुसपैठ कराई जा सकती है। जबकि अल्बानिया और सर्बिया में मौजूद गैंग्स फर्जी दस्तावेजों के जरिए मदद कर सकते हैं। माना जा रहा है कि ग्रुप्स आपसी गैंग वॉर की शक्ल में अमेरिकी प्रॉपर्टी पर हमले कर सकते हैं, ताकि इसका सीधा आरोप ईरान पर ना लगे। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को जवाब देने के लिए पुख्ता तैयारियां कर ली है। ईरान ने बॉर्डर पर मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। अब कौन कौन सी वो मिसाइलें हैं जिन्हें तैनात किया गया है, सबसे पहले आपको वो समझा देते हैं। इराक की ओर ईरान ने तैयारियां करते हुए बॉर्डर पर मिसाइल लॉन्चर्स तैनात कर दिए हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें भी यहां पर तैनात की गई हैं, ये इराक पर। इसके बाद आती है फारस की खाड़ी, उसके करीब भी ईरान ने अपनी तैनाती बढ़ाई है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की गई है। एंटी शिप मिसाइल भी तैनात की गई है और अमेरिकी युद्धपोत पर टारगेट साधने के लिए इनकी तैनाती की गई है। उसके बाद कुर्दिस्तान की तरफ क्या कुछ तैनात किया गया है, जवान और आर्टिलरी तैनात किए गए हैं। अमेरिकी सेना से मुठभेड़ होने की आशंका है, तो इसीलिए यह माना जा रहा है कि अमेरिकी जवान ईरान इराक बॉर्डर पर मौजूद जाग्रोस पर्वत के कठिन रास्तों के जरिए ईरान में घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। और ईरान को आशंका है कि कुर्द लड़ाके अमेरिकी सेना की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग पहाड़ों के कठिन रास्तों की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं और ये इसी रास्ते से तस्करी भी करते रहते हैं। तो अब इसीलिए इन जगहों पर उसकी तरफ से तैनातियों को बढ़ाया गया है। हालांकि जाग्रोस की पहाड़ी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अपना संवर्धित यूरेनियम यहीं पर ईरान की तरफ से शिफ्ट किया गया है, तो बिल्कुल निशाना जाग्रोस की पहाड़ियों पर भी लगाया जाएगा। अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिरकार ये जो सोच करके ईरान बैठा हुआ है, ऐसी कोई तैयारी अमेरिका ने की भी है या नहीं की है। ईरान के टारगेट पर केवल अमेरिकी संपत्तियां ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप और उनके दामाद जेरेड कुशनर भी। बताया जा रहा है कि ईरान ट्रंप और कुशनर की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने सऊदी अरब की रियल एस्टेट कंपनी के साथ करार किया है। यहां ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए। खबर है कि रियाद और जेद्दा में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन फिलहाल 2 परियोजनाओं पर काम कर रहा है। यहां करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ईरान साफ कर चुका है कि अगर जंग हुई तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी हमले होंगे। लेकिन अरब देशों को टेंशन है कि अगर मिसाइलें गिरी तो उनके अहम ठिकाने भी तबाह हो सकते हैं। ईरान की मिसाइलें अरब देशों की ऑयल रिफाइनरी और नागरिक ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। رژیم فاسق رو ویران کنه. तो
ईरान ने यूरोप में मौजूद अमेरिकी प्रॉपर्टियों को दूसरी तरफ नुकसान पहुंचाने के प्लान तैयार कर लिया और इसके लिए यूरोप में मौजूदा गैंग्स की मदद ली जा रही है। अब बताया ये जा रहा है कि IRGC और यूरोपीय गैंग्स के बीच में संपर्क स्थापित किए जा रहे हैं और इस दौरान निशाने पर अमेरिकी दूतावास होंगे, कॉन्सुलेट होंगे, उनके अधिकारी भी होंगे। इसके अलावा साइबर वॉरफेयर और US प्रॉपर्टी पर अटैक की आशंका जताई जा रही है। तस्करी और हत्या में शामिल रहती हैं ये गैंग्स। उनके माध्यम से ईरानी अपने हथियार पहुंचा रहे हैं गैंग्स के माध्यम से, ताकि उनके कॉन्सुलेट को निशाना बना सके। इसके साथ साथ जो उनके दूतावास है उन्हें निशाना बना सके, साइबर वॉरफेयर की भी शुरुआत कर सके। तो US को एक बड़े नुकसान दूसरे देशों में भी पहुंचाने की जो तैयारी है वो कर ली गई है। किसकी तरफ से की गई? ईरान की तरफ से। ईरान हमेशा प्रॉक्सी वॉर्स ही करता है, वो प्रॉक्सी ग्रुप्स के भरोसे ही बैठा रहता है और इस बार भी वो इन्हीं गैंग्स के भरोसे बैठा हुआ है और उसी के साथ वो तैयारी कर रहा है। इन सब के बीच में खबर आ रही है कि तनाव के बीच ईरान को इजराइल की चेतावनी मिली है। अब क्या चेतावनी दी गई है नेतन्याहू की तरफ से, वो भी आपको बता देते हैं। नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। ये उन्होंने अपनी मंशा भी बता दी, अपनी तैयारी भी बता दी कि स्थिति कोई सी भी हो, तैयारी हमारी पूरी है। हमला हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे, ये भी नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। इजराइल पर हमले की गलती ना करे ईरान, यह उनकी तरफ से कह दिया गया है नेतन्याहू की तरफ से कि हम पर हमले की गलती ना करना, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है। और वो बार बार इसीलिए 2025 की बात भी करते हैं और बताते हैं कि याद दिला दे, तुम्हारी तरफ से जो AI वीडियो जारी किए गए थे हमने उसे रियल वीडियो में तब्दील कर दिया था। नेतन्याहू पहले ही ईरान को सबक सिखा चुके हैं। एक खासा नुकसान ईरान को पहुंचाया गया था। अब वो दम भरते हुए ये कह रहे हैं कि ईरान कोशिश भी ना करे कि हमारी तरफ मुड़ेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है, हम हर तरीके से निपटने के लिए तैयार हैं। तो उनकी तैयारी अगर पूरी हो गई है तो आप ये समझ लीजिए कि उनकी तैयारी के बीच में क्या ईरान पीछे हट जाएगा? कतई नहीं। ईरान भी यही कह रहा है कि हमारे सामने अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, हमारी भी तैयारी पुख्ता है। अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि इजराइल पर हमले की गलती ईरान ना करे, वरना हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। और जब इजराइल लड़ता है तो पूरी दुनिया देख करके बैठी हुई है कि किस तरीके से लड़ता है। वो तब तक लड़ता है जब तक वो नामो निशान न मिटा दे। और यही तो हम गाजा में देख रहे हैं, यही हम हिजबुल्लाह के साथ देख रहे हैं, हूती के साथ देख रहे हैं कि IDF तीन मोर्चे पर अपने ये हमले जारी रखे हुए हैं। और हमास में कितनी भी शांति प्रयास की बात कर ली जाए, लेकिन जब तक हमास को वो मिटा नहीं देगा गाजा की धरती से, वो नहीं रुकने वाला है। यह उनका पूरा एक सेंटेंस था 2023 का, और वो अभी 2026 तक उसे निभाते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा था कि गाजा की जमीन से हमास का एक आतंकवादी हम उखाड़ फेंकेंगे, तब तक हमारा ये ऑपरेशन चलेगा। और अभी तक उनका ये ऑपरेशन चल रहा है। अब इसीलिए नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अगर ईरान ने ऐसी कोई गलती की तो हम पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन फुल ऑन देखने को मिल रहा है। ईरान ने अमेरिका से लंबी जंग की तैयारी कर ली है और यही वजह है कि खामनेई ने बेहद खतरनाक प्लान तैयार किया है और इसके तहत हर जगह उत्तराधिकारियों की एक लिस्ट तैयार की गई है, यानी किसी नेता के मारे जाने पर भी जंग नहीं रुकेगी। खामनेई झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका रुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में जंग तो होगी ही और अमेरिका का निशाना खामनेई होंगे। यही वजह है कि खामनेई ने अपनी मिलिट्री पावर अभी से ही अपने भरोसेमंद शख्स को ट्रांसफर कर दी है। खामनेई ने अपनी पावर्स अली लारिजानी को सौंपी है। वो फिलहाल ईरान में राष्ट्रपति पेजेश्कियन से भी ज्यादा ताकतवर शख्स बन चुके हैं। वो खामनेई के प्रमुख सलाहकार रहे और कई मुद्दों पर ईरान को मुसीबतों से निकाल भी चुके हैं। अली लारिजानी की गिनती ईरान के सबसे ताकतवर और अनुभवी नेता में होती है। उनकी धर्म, सेना और सियासत तीनों पर मजबूत पकड़ है। अली लारिजानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से भी जुड़े रहे। उन्होंने इराक से युद्ध के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। लारिजानी इराक की संसद यानी मजलिस के 3 बार स्पीकर रहे और देश के सबसे प्रभावशाली पावर ब्रोकर माने जाते हैं।
इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपने करीबियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर अमेरिकी या इजरायली हमले में उनकी मौत हो जाती तो देश को कैसे चला जाए। खामनेई ने अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद वफादार अली लारिजानी को सरकार के कामकाज की जिम्मेदारी सौंप दी है। और अब खबर है कि ईरान ने पलटवार की तैयारियां पूरी कर ली है और कई बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग की वीडियो तक उनकी तरफ से जारी कर दी गई है। ईरान ने वीडियो के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर लिया है और बता दिया है दुनिया भर को कि उसकी तैयारियां क्या है। ये कई बैलिस्टिक मिसाइलों का जो लॉन्चिंग का वीडियो है वो जारी करके उसने अपने आप को साबित करने की कोशिश की है कि उसकी तैयारी पूरी है। ये जरा तस्वीरें देखिए, ये बार बार परीक्षण की तस्वीरें भी निकल करके सामने आती है। ईरान के भीतर से ये तस्वीरें निकल करके सामने आती है, ये प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आती है, परीक्षण की तस्वीर भी सामने आती है। और वीडियो के माध्यम से जब वो इसे प्रदर्शित करता है तो अमेरिका को चेतावनी देता है, इजराइल को समझाइश देता है कि हमारे साथ भिड़ने का आलम कुछ भी हो सकता है। बैलिस्टिक मिसाइलें दरअसल उसकी ताकत है, उसका की कोर यही है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से ही इस युद्ध को जीत सकता है। इसीलिए वो इसे और ज्यादा मजबूत करने के लिए लगातार डील्स पर डील्स करते हुए नजर आ रहा है। 589 मिलियन की डील उसकी तरफ से की गई है। किसके साथ की गई है? रूस के साथ की गई है। 2500 मिसाइलें उससे खरीदेगा, एयर डिफेंस सिस्टम उससे खरीदेगा। और ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, ये पूरी तरीके से ये दिखाने के लिए, बताने के लिए है कि हमारी तैनाती क्या है, हमारी तैयारी क्या है और दुश्मन को अब हमसे दूर हो जाना चाहिए, डरना चाहिए। उसके पास मिसाइलों की जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर तक की है, जो अमेरिका के कई शहरों को निशाना बना सकती है, इजराइल को तबाह करने की क्षमता रखती है। इजराइल अपने आयरन डोम का हाल पिछले साल देख चुका है कि आयरन डोम को किस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया था। कोई माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि इजराइल के आयरन डोम को ईरान की तरफ से क्षतिग्रस्त किया गया था, तो उसके डिफेंस सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की गई थी और इसी वजह से इजराइल को नुकसान भी पहुंचा था। अब खबर यह है कि ईरान की लाइटनिंग फास्ट मिलिट्री बोट का प्रदर्शन भी कर दिया गया है। ईरान ने अब एक और प्रदर्शन कर दिया है अपनी मिलिट्री बोट का। ईरान ने अपनी हैदर 110 बोट की ताकत दिखाई है। हैदर 110 की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। जमीन से लेकर के आसमान तक, आसमान से लेकर जमीन तक और जमीन से फिर से पानी तक, सब कहीं उसकी तैयारी है। अब उसने क्या तैयारी की हुई है? अपनी हैदर 110 बोट की ताकत दिखा करके उसने बताया है कि ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये जरा वीडियो देखिए, ये हैदर 110 है जिसे दिखाया गया है, ये हैदर 110 है। ये 1 घंटे के भीतर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए इतनी दूरी को कवर कर सकता है। यानी जहां पर उसने अपने यूएसएस जराल आर फोर्ड खड़ा किया हुआ है, यूएसएस अब्राहम लिंकन खड़ा किया हुआ है, वहां तक जाने में बहुत ज्यादा समय इसे नहीं लगेगा। उसने अपनी जो समुद्री माइंस बिछाई हुई है ईरान ने, ये इसीलिए बिछाई हुई है कि ये बोट जाएगी और कभी भी जहां पर निशाना साधना है वहां तक के लिए उसको तैयार कर देगी। ये तैयारियां ईरान की तरफ से बहुत पहले से की जा रही थी। जब उसके ऊपर 2025 में हमला हुआ था, वो समझ गया था कि एक बार फिर से हमला होगा। ये तो बहुत छोटा सा था, ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, इसीलिए उसकी तरफ से ये तैयारियां की गई थी। अब ये 2 तस्वीरें और 2 खबरें देख करके आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ईरान ने अपनी तैयारी को 4 गुना कर दिया है। उसकी तरफ से मिसाइल्स की तैनाती, मिसाइल्स की खरीदी, मिसाइल्स को बढ़ाना, बनाना, ये सब कुछ बताता है कि वो इस वक्त को भाप करके बैठा हुआ था, इसीलिए उसने ये तैयारी की हुई थी। अब अमेरिका की तैयारी है, ईरान की तैयारी है, इजराइल की तैयारी है, तो ये सवाल यह है कि युद्ध क्या शुरू होने वाला है? ईरान जंग में कई खतरनाक हथियार उतार सकता है। ईरान ने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैयार किया है जो जंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है। कोबरा V8 एक ऐसी अदृश्य दीवार बन सकता है जो 300 किलोमीटर तक दुश्मन के रडार, जीपीएस और सैटेलाइट संचार को जाम कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है, ये बिना मिसाइल चलाए अमेरिकी F-35 विमानों को अंधा कर सकता है और ड्रोन्स के झुंड को खिलौना बनाकर गिरा सकता है। कोबरा V8 ईरान की इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और जैमिंग क्षमता का प्रदर्शन। इसे रूस के विख्यात क्लासुका सिस्टम का ईरानी वर्जन माना जा रहा है। ये सिस्टम लगभग 250 से 300 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के रडार, रेडियो सिग्नल और सैटेलाइट संचार को बाधित करने की क्षमता रखता है।
कोबरा V8 का मुख्य काम दुश्मन के अर्ली वार्निंग विमानों और लड़ाकू विमानों के रडार को अंधा करना है। जब ये सिस्टम एक्टिव होता है तो दुश्मन के पायलट की स्क्रीन पर या तो कुछ नहीं दिखता या फिर हजारों फर्जी टारगेट नजर आने लगते हैं। कोबरा V8 ड्रोन्स के कंट्रोल सिग्नल और जीपीएस को जाम कर देता है, जिससे वो या तो जमीन पर गिर जाते हैं या फिर दिशा भटक कर वापस लौट जाते हैं। साफ है कि ईरान का यह हथियार बेहद खतरनाक है और अमेरिका के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और अब खबरों में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस यूक्रेन युद्ध को 4 साल पूरे हो चुके हैं और ये युद्ध अब 5वें साल में प्रवेश कर गया है। ऐसे में तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जहां ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि रूस ने पहले ही इसे विश्व युद्ध 3 वाली स्थिति में पहुंचा दिया है, तो दूसरी तरफ रूस तैयारी कर रहा है परमाणु ट्रायल की, यानी कि अगर वो पानी से वार करे, हवा से वार करे, जमीन से वार करे तो उसमें परमाणु रहे, इस बात को वो सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। परमाणु हमला वो करे, इस बात को सुनिश्चित करने में ये लगा हुआ है। अब जंग के 5वें साल में रूस ने एक बड़ा दावा किया है। रूस की तरफ से क्या कुछ जानकारियां दी गई है, इस युद्ध में क्या कुछ हुआ है, उसके बारे में चलिए वो आपको बता देते हैं। तो रूस की तरफ से दावा किया गया है कि उसने यूक्रेन के 15 लाख सैनिकों को मौत के हवाले कर दिया है, उन्हें मार डाला है। यही कहना उचित होगा अब तो, क्योंकि ये दावा नहीं हो सकता, ये सच्चाई है अगर रूस खुद कह रहा है। 4 साल में 15 लाख जवानों की मौत का दावा किया गया उसकी तरफ से। इसने ये भी कहा है कि 670 फाइटर जेट्स गिराए, 283 हेलीकॉप्टर उसकी तरफ से नष्ट किए गए हैं। तो ये रूस का कहना है कि उसने कितना क्षति किया है। किसके अंदर की है ये क्षति? ये क्षति उसकी तरफ से की गई है रूस के अंदर। उसका कहना है कि हमने एक बड़ी संख्या में न केवल फाइटर जेट्स गिराए हैं, हेलीकॉप्टर्स गिराए हैं, बल्कि 15 लाख सैनिकों को भी मौत के हवाले कर दिया है। 15 लाख सैनिकों को मार गिराया। इसीलिए ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि ये तो तीसरे विश्व युद्ध में पहले ही हम आकर के खड़े हो गए हैं। तीसरे विश्व युद्ध से ज्यादा मौतें हुई हैं रूस यूक्रेन युद्ध में। सैनिकों की संख्या 15 लाख बताई जा रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ रूस कह रहा है कि ये यूक्रेन के सैनिक हैं। अब इसमें रूस के सैनिकों की संख्या भी शामिल होगी, आम लोग भी शामिल होंगे। इसके अलावा यह भी बताया गया कि यूक्रेन के 670 फाइटर जेट्स हमने गिराए हैं रूस ने। रूस कह रहा है कि हमने 283 हेलीकॉप्टर भी नष्ट कर दिए हैं। ये बार बार बयान ज़ेलेंस्की यूं ही नहीं देते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति इसीलिए कहते हैं कि उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अब खबर यह है कि यूक्रेन का रूस पर भीषण ड्रोन अटैक देखने को मिला है। इन सबके बीच ये 4 साल पूरे होते तातरस्तान में ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया है। ऑयल रिफाइनरी में जिसकी वजह से भीषण आग लगी है, ये ड्रोन अटैक किया गया है और ये ड्रोन ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत का ये अपना प्रदर्शन ड्रोन अटैक के माध्यम से ही करते हैं। एक बार फिर से ड्रोन अटैक करके तातरस्तान में ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करके उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की गई है कि सीधे सीधे वहां जो आर्थिक चीजें हैं उन पर नुकसान पहुंचा दिया जाए, ताकि क्षतिग्रस्त अगर रिफाइनरी होगी तो रूस पूरे तरीके से दिवालिया हो जाएगा। लेकिन रूस ऐसी स्थिति में नजर नहीं आता, बल्कि रूस ने और ज्यादा कारोबार कर लिया इन 4 साल के भीतर। रूस का कारोबार फल फूल रहा है। रिफाइनरी पर अटैक जरूर किया जा रहा है, लेकिन उससे कोई ज्यादा फायदा यूक्रेन को नहीं नजर आता। लेकिन यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है वो जरा समझ लीजिए। यूक्रेन के 283 हेलीकॉप्टर नष्ट हुए हैं। यूक्रेन के 670 फाइटर जेट्स नष्ट हुए हैं। 4 साल में यूक्रेन के 15 लाख जवानों की मौत हुई है। यूक्रेन ने कोशिश जरूर की कि रिफाइनरी पर अटैक करके वो उसकी आर्थिक हड्डी तोड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि वो और ज्यादा कारोबार में फल फूल रहा है। उसकी तरफ से और ज्यादा व्यापार किया गया इन 4 साल के भीतर। और अब तो यूरोपियन यूनियन की जो बैठक हुई उसमें भी देशों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम रशिया पर कोई पाबंदी नहीं लगाने वाले कि उससे कच्चे तेल की आपूर्ति को रोक दिया जाए। अब ये पूरा माजरा क्या है समझिए जरा। अमेरिका और रूस का विस्तारवाद उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर रहा है।
अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि भी खत्म हो चुकी है। यानी परमाणु हथियारों पर रोक भी खत्म हो चुकी है। आर्कटिक अमेरिका और रूस के बीच तनाव की वजह बनता जा रहा है। माना जा रहा है कि यह आर्कटिक ही जंग का अगला मैदान बन सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। इससे यह इलाका व्यापार, संसाधनों और सैन्य नजरिए से अहम हो गया है। नाटो देशों को लगता है कि यह इलाका भविष्य में रूस के साथ टकराव का केंद्र बन सकता है। रूस ने आर्कटिक क्षेत्र में बड़ी सैन्य तैनाती की है। रूस की न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर बड़े बड़े आइस ब्रेकर शिप्स यहां तैनात हैं, जो साल भर किसी भी मौसम में रूस की सेना को काम करने की क्षमता देते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका भी अब रूस से मुकाबले की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तरी स्वीडन में आर्कटिक सर्कल के पास अमेरिका और नाटो देशों के सैनिकों ने 3 हफ्तों की स्पेशल ट्रेनिंग ली है। इसमें अमेरिकी सेना के 12 ग्रीन बैरेट्स शामिल हुए। यह स्पेशल फोर्स 9/11 के बाद एंटी टेररिज्म ऑपरेशन का अनुभव रखती है। नॉर्डिक देशों के ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग दी है। सवाल यह है कि अमेरिकी जवानों की ट्रेनिंग बेहतरीन है। संसाधन शानदार है, फिर उन्हें ऐसे युद्धाभ्यास की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल अमेरिकी सेना को रेगिस्तान और जंगल में युद्ध का अच्छा अनुभव है, लेकिन आर्कटिक में उसका व्यवहारिक अनुभव कम है। यहाँ तापमान -34 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी ठंड में सिर्फ जिंदा रहना ही बड़ी चुनौती है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भविष्य में अगर कोई संघर्ष होता है तो आर्कटिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, चाहे वो सहयोगी देशों की रक्षा हो या अहम समुद्री रास्तों पर नियंत्रण। और रूस के बेलगोरोद पर ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन हब पर यह बड़ा हमला किया गया है। रूस के बेलगोरोद पर एक बार फिर से ड्रोन अटैक किया गया है और ये किया गया है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन ने इस दौरान लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया है और गैस डिस्ट्रीब्यूशन हब को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। एक पाइपलाइन पूरी तरीके से तोड़ दी गई है, जिसके बाद हंगरी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसका कहना है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम इसके बाद यूक्रेन से ही व्यापार करेंगे। यह यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज का कहना है कि हम यूक्रेन के साथ व्यापार करेंगे। दूसरी तरफ रूस के बेलगोरोद पर ड्रोन अटैक जब किया गया तो यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया और गैस डिस्ट्रीब्यूशन हब पर यह बड़ा हमला किया, जिससे क्षतिग्रस्त उसे कर दिया गया है, उसे नुकसान पहुंचा दिया गया है। तेल रिफाइनरी हो, गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर ऊर्जा से जुड़ा हुआ दूसरा कोई संयंत्र, उसे बार बार निशाना बनाया जा रहा है और नुकसान भी भरपूर पहुंचाया जा रहा है। तो ये पूरी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि किस तरीके से एक बार फिर से ड्रोन अटैक कारगर साबित हुआ है इस युद्ध के दौरान। ड्रोन का इस्तेमाल करके किस तरीके से उनकी तरफ से एक बड़े हब को नुकसान पहुंचा दिया गया है। और वहीं एक और जानकारी है कि रूस के केमिकल प्लांट पर ड्रोन अटैक किया गया है। एक और ड्रोन अटैक किया गया है रूस के केमिकल प्लांट पर किया गया है ये, और ये कुआवाखा पर यूक्रेन पर भारी हमला हुआ है। यूक्रेन के हमले से प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। ये जरा तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरीके से प्लांट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, उसे क्षतिग्रस्त किया गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आग नजर आई है। यहाँ पर एक बड़ा विस्फोट होता है और उसके बाद आग लगने की घटना घटती है। ये तैयारी है दूसरी तरफ रूस की तैयारी है, यूक्रेन की तैयारी है कि वो अभी भी इस मैदान में, इस युद्ध में किस तरीके से टिका हुआ है। भारी हमला किया जा रहा है कुवाखा पर, यूक्रेन पर यह भारी हमला हुआ है। यूक्रेन के हमले से प्लांट को भारी नुकसान भी पहुंचा है। 2 खबरें हैं, रूस के बेलगोरोद में हमला हुआ है, कुवाखा पर भी हमला हुआ है। इसके अलावा
प्लांट को नुकसान पहुंचाया गया है यूक्रेन के इस हमले में, तो दूसरी तरफ गैस डिस्ट्रीब्यूशन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। तो ये पूरे युद्ध में चल रहा है कि एक तरफ ऊर्जा संयंत्रों को नुकसान पहुंचा करके सोच रहा है यूक्रेन कि उसने उसकी आर्थिक तौर पर उसे कमजोर करने में भूमिका निभा दी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके व्यापार को लेकर के जो थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है वो ये बताती है कि उसे और ज्यादा फायदा हुआ है। इस युद्ध के दौरान उससे और ज्यादा कच्चा तेल खरीदा गया है। वो 4 सालों में इस युद्ध के दौरान अपने जो क्षमता है उसका विस्तार करते हुए नजर आया है। तो ये थी रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई खबर कि किस तरीके से उसे नुकसान पहुंचा है। विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर से होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।